नमस्कार दोस्तों। कल हम तुर्कों का आक्रमण और आपका गुलाम वंश मामलुक वंश देखे थे, जिसमें हमने पीछे का सारा बलबन तक का कैमुअर्स कैकोबाद के बाद कैमुअर्स आता है, लास्ट शासक कैमुअर्स है। कैमुअर्स यहाँ जो आपका किलोगढ़ी का महल है, ये आप कैकोबाद बनवाता है, और इसी के बाद क्यूमर्स आता है, शासक बनता है यह, और यह लास्ट शासक गुलाम वंश का है। इसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है, फिर आपका खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो हम लोग आज देखेंगे खिलजी वंश। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जुड़ें और पीडीएफ वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग खिलजी वंश। 1290 से लेकर 1320 तक ये शासन रहता है, मतलब 30 सालों का शासनकाल है खिलजियों का। और ये मोहम्मद हबीब एक क्या कहते हैं कि इतिहासकार थे। उन्होंने इसे खिलजियों को जो स्थापना होती है खिलजी वंश की, इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। देखिए खिलजियों के बारे में क्या है। एक खल्ज या खलज प्रदेश था अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी, यहाँ पे देखेंगे हमारा भारत है। अब भारत का ये पूरा ये गुजरात है ना, इसके बाद ये आएंगे इधर से यहाँ तक ये अफ़गानिस्तान ये, तो अफ़गानिस्तान ये, तो अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी, इसी में आपका खल्ज प्रदेश था, इसी के निवासी से, तो ये खलज प्रदेश नाम था। तो खलज प्रदेश के वजह से खिलजी वंश कहलाए, ये खिलजी वंश शासक कहलाए। अपने प्रदेश के नाम पे ये खिलजी वंश के शासन कहलाए। ये भारत में क्यों आए थे, तो ये भारत में स्थल मार्ग से आए थे। क्यों आए? रोजगार की तलाश में आए थे। ठीक है, देखिएगा खिलजियों का इतिहास क्या है कि खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है। ठीक है, आपका था खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कम समय तक शासन करने वाला पहला वंश है। 30 वर्ष शासन करता है, एक 94 करता है, एक 84, एक 76, ये आपका 30 वर्ष तक करता है। खिलजी वंश मतलब कहने का मतलब कि तुगलक जो होते हैं 94 करते हैं, आपका गुलाम वंश 84 करता है, ऐसे ही आपका 76 वर्ष आपका लोधी वंश करता है, ऐसे ही ये सब 30 वर्ष करते हैं। सबसे कम वर्ष तक शासन करते हैं। खिलजी वंश के शासक जो अफ़गानिस्तान में बहने वाली हेलमंद नदी वही हेलमंद नदी घाटी है में स्थित खल्ज प्रदेश के निवासी थे। खलज प्रदेश के ये निवासी थे आपका, इसलिए इनको खिलजी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि खिलजी वंश के शासक भारत में रोजगार की तलाश में आए थे और इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। देखिएगा 1290 में जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था। तब इसने कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलोगढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, किलोगढ़ी महल में अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक है, क्यूमर्स को मारता है और क्यूमर्स को मारने के बाद क्या होता है कि जो इसके पहले का शासक था कैकुबाद, वो महल बनवाया था आपका किलोगढ़ी का महल, इसी को कब्जा करता है, इसी महल पे आपका राज्याभिषेक करवाता है। देखिए जलालुद्दीन के समय विद्रोह होता है सीदी मौला का विद्रोह, एक हौजी मौला का विद्रोह है, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। हौजी मौला आप जाएंगे तो आपका वो अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है, ये सीदी मौला है। सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय होता है। तो यह ईरान से आया था, एक सूफी संत था हौजी मौला। सीदी मौला एक सूफी संत था। ठीक है, तो इस पर आरोप लगा देता है ये। आगे देखते हैं, यह पंजाब के अजोधन में अपनी खानका बनाकर रहने लगा था। खानका किसे कहते थे? जब सूफी संत जहाँ रहते थे, अपना निवास करते थे, बना के अपना डेरा डाल के मतलब रहने लगते थे सूफी संत, तो उसे खानका कहा जाता था। ठीक है, तो उसी पंजाब में अजोधन में खानका बनाते, वहीं पे रहते हैं ये सीदी मौला। तो जलालुद्दीन क्या कहता है कि ये हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। देखिए आगे लिखा होगा, जो ये खिलजी कहता है, जलालुद्दीन खिलजी कि इसके ऊपर आरोप लगाया कि अपने मित्रों निरंजन कोतवाल और हथिया पाक के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। ठीक है, मतलब जो ये सीदी मौला है, सीदी मौला कहता है ये कि सीदी मौला के जो दोस्त हैं निरंजन कोतवाल और आपका हथिया पाक, इनके साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। फलतः इन दोनों को जम्मू कश्मीर में आपका फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। ठीक है, सीदी मौला को पागल हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। अब देखिए यहाँ की स्टोरी। उदार शासक कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी को, उदार कहते हैं। अभी उदारता दिख रही है आपको। क्या होता है कि ये यहाँ खानका में रहते हैं और कहता है कि ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं, मतलब राजा के खिलाफ।
तो इनको अपने दरबार में बुलाता है, ये जाते नहीं हैं सीधी मौला। फिर इनके ऊपर आक्रमण हो जाता है, युद्ध होता है, तो इनके जो दोनों साथियों को फांसी दिलवाता है और इनको बुलाता है अपने दरबार में। तो ये चले जाते हैं। बाद में जाते हैं तो पागल हाथी को छोड़ देता है और हाथियों से कुचलवा देता है इनको। तो इस पर लांछन लगता है ये। फिर देवगिरी का अभियान 1296 में, देवगिरी का अभियान, देवगिरी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT बाद में आएगा। तो जो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो जो जलालुद्दीन खिलजी के समय इसका भतीजा और दामाद दोनों था। ये कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में, वर्तमान इलाहाबाद में एक कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करता है कि देवगिरी पे हमला बोल देता है, आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक, देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, ये भारत है हमारा। तो यहाँ पे जो ये बिंद श्रेणी है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमाओं का निर्धारण करती है। तो पहला शासक है जो उत्तर से, यहाँ ये आपका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है तो इलाहाबाद, यहाँ से आपका ये आपका देवगिरी है, यहाँ महाराष्ट्र में। तो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जो दक्षिण भारत पे अभियान करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सेनापति था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किया था। यही लिखा, देखिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में किया जाने वाला यह पहला अभियान था जो जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अब पूछेगा किस राजा के समय दक्षिण भारत में अभियान हुआ था, मतलब देवगिरी पे हुआ था, तो आपका उस समय आंसर रहेगा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, ठीक है। हाँ, अगर पूछेगा किसने किया था, तब आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, ठीक है। शासक इस समय तो ये था, लेकिन आक्रमण इसने किया था, ठीक। और यहाँ बताया किया था, बात ये थी कि जलालुद्दीन जब देवगिरी पे आक्रमण करता है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया क्या, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मली, समझने के लिए बनाना है। जब यहाँ से यहाँ आक्रमण करता है, यहाँ कड़ा मानिकपुर में रहता है, इलाहाबाद में आक्रमण यहाँ करता है, और यहाँ पे रहता है वो आपका जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली रहता है वो, तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली रहता है। तो इसका दोस्त रहता है, बताता है इसको, जो सलाहकार रहता है, कि उसने आक्रमण किया, वहाँ धन लूटा है, चलिए लूट लेते हैं। लेकिन कहा कि नहीं, वो तो मेरा ही दामाद है, मेरा भतीजा है, मेरा सूबेदार है, धन लूट के लाएगा ही, और लाता नहीं है। और ये जाते हैं उनसे मिलने के लिए, यहीं बुलाता है, क्या नाम है कि इलाहाबाद। और जब यहीं मिलने के लिए आते हैं तो गुप्तचर कहते हैं कि कहाँ जाएंगे आप, वो तो डर जाएगा, तो ये अकेले जाते हैं पानी के रास्ते, फिर आते हैं यहीं पे उनको ठोक देता है। देखिए क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी गुप्त अभियान, या इसने इस अभियान को जलालुद्दीन खिलजी से बिना बताए किया था, ये बता रहा था मैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान को पूरा किया और काफ़ी धन इकट्ठा किया। फिर जलालुद्दीन खिलजी का जो वध होता है आपका 1296 ईस्वी में करता है वो। और देवगिरी का अभियान करके जब अलाउद्दीन खिलजी बुंदेलखंड के चंदेरी पहुंचा था, तब जलालुद्दीन ने इसे यहाँ पर रोकने की बात की थी, ठीक है। लेकिन आपका अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुँच गया। यहीं पर बुलाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व शासक जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और हत्या करवा दी। इसके बाद 1296 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक है। राज्याभिषेक के बाद बहुत विरोध होता है, क्योंकि जनता विरोध करती है। तो आपका कुछ मुस्लिम जो होते थे, नौ मुसलमान कहते थे, वो विरोध करते थे। उच्च वर्ग के लोग विरोध करते थे। क्यों करते थे कि जब भाई अपने चाचा राजा को मार दिया है तो जनता को भी किसी समय मार सकता है। तो ये कहता है कि जिसके पास तलवार है उसी के पास धार है, मतलब उसी के पास राज्य है। आपके भी तलवार में दम है तो फिर आके छीन लो। तो मोहम्मद हबीब इतिहासकार हैं, ने खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति की संज्ञा प्रदान की है। इन्होंने इस वंश राजनीति और प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में देखा था, ठीक है। इस वंश को जो राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन है उसको देखा था, इन्होंने खिलजी क्रांति की संज्ञा दी थी।
अब आता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से लेकर 1316 तक 20 वर्ष तक शासन करता है। यह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली व निरंकुश शासक था। ठीक है, यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, दामाद और सेनापति था। इसने नासिर उल खिलाफत, ठीक है, आमिर उल मोमिनी की उपाधि धारण की थी। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 2 योजनाएं धारण की, विश्व विजेता की योजना और विश्व में एक नवीन धर्म का प्रारंभ करने की योजना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर से प्रभावित होकर विश्व विजय की योजना लाई थी और ख्वाजा लिखा ख्वाजा अलाबुल मुल्क के सलाह पर इसको त्याग दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रारंभिक विद्रोह क्या क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने, जब आपका जलालुद्दीन खिलजी को, मतलब अपने चाचा को, जेके का वध कर दिया तो सिंहासन पाया, तब प्रारंभ में ही इसके समय खुद होते थे, खुद मुकद्दम, चौधरी नामक ये सब बड़े लोग थे, मतलब कुलीन थे ये नामक विशेषाधिकार प्राप्त संपन्न वर्ग के थे। संपन्न वर्ग ने विरोध कर दिया। ठीक है, संपन्न वर्ग ने विरोध कर दिया। ये मतलब जो खुद थे और आपका चौधरी थे, 9 मुसलमान हमने बताया था, फिर मुकद्दम थे और जितने धनाढ़ थे, ये सब जब विरोध करते हैं तो वो बताया कि अपने सैनिकों को भेजता है, कहता है कि पता करो क्यों विद्रोह हो रहा है, विद्रोह क्यों हो रहा है। जब सैनिकों को भेजता है तो इसको ये लगता है कि हाँ, उस समय तो गुप्तचर विभाग का गठन नहीं था, तो इसको ये लगता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे जो घटनाएं हो रही हैं फट से पता चल जाए। तो गुप्तचर विभाग की गठन करता है, जो जहाँ विद्रोह होता है उसको गुप्तचर पता चल जाता है, गुप्तचर आके इसको बता देते हैं और फिर ये पहले ही विद्रोह को दबा देता है। गुप्तचर विभाग का गठन करता है पहला। फिर तो इससे जितने जगह विद्रोह होता था, जितने धनाढ़ कुलीन थे, संपन्न वर्ग थे, तो आपका विद्रोह करना चाहते थे, विद्रोह से पहले दबोच दिया जाते थे। फिर क्या होता था दूसरा, कि जो इनको विशेषाधिकार दिया था, विशेषाधिकार छीन लिया। फिर जो इनके पास भूमि दी थी, एक्स्ट्रा भूमि, सबको उसने खलीफा में क्या कहते हैं कि भूमि को छीन के सरकारी भूमि बना दिया था, जिसे क्या कहते हैं, उसका नाम अभी मिलेगा आगे, नाम दिमाग में नहीं चल रहा। फिर उसके बाद क्या क्या शराबबंदी बंद करवा दिया, शराब पी के सब ऐंठते थे और रोज़ आक्रमण करना ही चाहते थे, विद्रोही करते थे, उसको बंद करवा दिया। आपस में वैवाहिक संबंध रहता था, जो धनाढ़ दोनों आपस में वैवाहिक संबंध करते थे, तो उनको बंद करवा दिया। जिससे कहता है जियाउद्दीन बर्नी, इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी, ये बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ इन सब पे इतना प्रभावी हुई, इनके इतना दबोचा कि इनके घर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि जो इनके घर की औरतें दूसरे घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करने जाने लगी। ठीक है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन मतलब चक्की पीसने आती थी। गांव पे जो हमारे यहाँ चक्की पे नहीं पीसते थे गेहूँ पहले, मम्मी लोग गांव पे, तो वो पीसने जाने लगती थी तीनों टाइम। ये हो गई थी स्थिति। देखिएगा, लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, गुप्तचर विभाग की नियुक्ति की करके शराबबंदी बंद करवाई, इनके बीच प्रचलित वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दिया। ठीक है, ये सब किया था। फिर क्या हुआ, मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक 1397, 1399, फिर 1399, 1303, सॉरी 1297, 1299, 1299, फिर 1303, इतने आक्रमण हुए थे। अभी देखेंगे, सब मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति, रक्त और तलवार की नीति, रक्त और लौ नहीं, वो तो बलबन की थी, रक्त और तलवार की नीति अपनाता है, रक्त और तलवार की नीति, तलवार ये लिखा है यहाँ पे, रक्त और तलवार की नीति आपका लाया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर किलों की एक श्रृंखला बनवाकर दिल्ली से बाहर सीरी नामक दुर्ग बनवाकर रक्षा की गई थी। देखिए, ये भारत हमारा है, यहाँ से लेंगे ऐसे, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा, ये वाला मलय भारत है। अरे यार, कहाँ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है कि दुर्ग का मतलब श्रृंखला बनवाता है 1 किलो का,
यहाँ पे दिल्ली से थोड़ा सा बाहर यहाँ दुर्ग बनवाता है नियंत्रण करने के लिए। तो जो भी आक्रमण होता था पहले ये सेना निपट लेती थी, तो आक्रमण खतला टल गया था। ठीक है, पहला आक्रमण देखिएगा इनका मुगलों कह रहा हूँ, मंगोलों का। समय काल आपका 97-98 में, 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला मंगोल आक्रमण था और इसका नेता कादिर खां था। और कादिर खां था तो कादिर खां अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति उलूग खां और जफ़र खां को भेजा था। जफ़र खां क्या करता है, जफ़र खां बहुत तेज तर्रार था भाई, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी सेनापति, मतलब कि निडर। और ये इनको कादिर खां को लपेट के और इतना मारता है, मार के इनका मतलब कि इनको दिखता नहीं है कुछ, भागते हैं यहाँ से एकदम लंक लगा के। फिर ये जब भाग जाते हैं, इनका वध हो जाता है। सेकेंड आता है आपका 1299 में, दूसरा आक्रमण होता है। इसका नेता सल्दी था। इस बार सल्दी नामक मंगोल नेता आक्रमण किया था, सल्दी। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः जफ़र खां उलूग खां को भेजा, जफ़र खां के साथ उलूग खां को भेजा। ठीक है, और भेजा था। फिर नुसरत खां भी गया था, एक सेनापति और था, भेजकर मंगोल के लिए आया था। तो ये यहाँ पे भी जफ़र खां ने क्या किया, सल्दी को लपेट के मारा और रण छोड़ के भाग गया सल्दी। जब पीछे घुमा के और नुहरा के फिर जब दिया दमादम, तो ये लंक लेके दम रण छोड़ के भाग गए। जब सल्दी भाग जाता है यहाँ से, देखिए सल्दी को क्या देखेगा, सल्दी आगे इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है। यहाँ तो जफ़र खां के मतलब इतना डर हो गया था मंगोलों में, यहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन फिर जब तीसरा युद्ध होता है, देखिए यहाँ पे तीसरा आक्रमण, इसका समय काल ही 1299 लास्ट समय, मतलब 1299 के पहले समय में आपका सल्दी आता है। फिर कुतलुक ख्वाजा आता है, कुतलुक ख्वाजा ये 1299 में लास्ट समय में आता है। अत्यंत प्रसिद्ध मंगोल नेता, सबसे शक्तिशाली था ये कुतलुक खां, ये आक्रमण करता है। इसके समय अलाउद्दीन खिलजी खुद जाता है। कुतलुक खां ने आक्रमण किया, फलतः अलाउद्दीन खिलजी स्वयं और जफ़र खां के साथ नेतृत्व किया। देखिए इसमें आपका चारों शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है, अलाउद्दीन खिलजी AK, ठीक है, जफ़र खां JK, फिर उसके बाद उलूग खां UK, और उसके बाद नुसरत खां NK, ये सारा के ये चारों जाते हैं। तो क्या होता है, लेकिन इस अभियान के दौरान जफ़र खां मारा गया था। ठीक है, मारा गया था। और देखिएगा बताता मारा गया था, कैसे मारा गया था। क्या होता है कि जफ़र खां बहुत बताए थे ना, बहुत वीर था ये। जब कुतलुक ख्वाजा को मतलब इसकी सेना मंगोलों के हारने लगी, तो ये कुतलुक का जब भागने लगा, उसका पीछा करने लगा। ये ले पीछा करते करते काफ़ी दूर तक चला गया। जब काफ़ी दूर तक चला गया तो सल्दी, आपको बोलते हैं ना सल्दी इसको घेर लेता है, ये जफ़र खां को घेर लेता है। ये मदद मंगवाता है अलाउद्दीन खिलजी से। और रक्त और तलवार की नीति कौन अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी के नज़र में पहले आ गया था। जब पहली बार यह मंगोलों को हराया था तो अलाउद्दीन खिलजी खुश तो हुआ था, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था जफ़र खां के प्रति, क्योंकि भाई आज ये शक्तिशाली हुआ, फिर दूसरा युद्ध लड़ा तब भी शक्तिशाली होगा, तब भी उसको मार के भगा दिया। तो जफ़र खां को खुद मारना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ उसको मौका मिल गया। जब ये हेल्प मांगता है, मदद मांगता है, तो अलाउद्दीन खिलजी किसी को भेजता ही नहीं है और ये मारा जाता है। इसका बद जफ़र खां का यही बद हो जाता है, जफ़र खां को इसका बद हो जाता है। तो इसका दो काम होता है, एक तो मंगोलों से डर खत्म हो जाता है, मतलब मंगोलों का युद्ध खत्म हो जाता है, कुतलुक खां भाग जाता है, दूसरा जफ़र खां मर जाता है। दोनों काम हो जाता है, मतलब सत्ता, ये चालाक शासक था ना, सत्ता उसके हाथ में न जाए तो वो शक्तिशाली हो जाए, किसी दिन अलाउद्दीन खिलजी का ही गला रेत दे, भले ही वो बाद में मरी गए। तो ये जफ़र खां मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी ने जफ़र खां की तरफ से सशक्ति रहता है। फलतः इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दोहरी सफलता प्राप्त की है। मतलब वही बात है कि दोहरी सफलता प्राप्त की, कुतलुक खां को भी मरवा दिया और ये भी मारा गया। चौथा आक्रमण आपका 1303 में होता है, ये आपका तारगी करता है। इस अभियान का नेता ततार खां कहते हैं, इसे तारगी कहते हैं। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था, उलूग खां को भेज दिया था, नुसरत खां को भेजा था, वो सब लपेट के चले आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यों
को कई केंद्रीय विभाग के अंतर्गत बांटा था या किया था। कई इसके विभाग थे, बहुत तेज तर्राक, बहुत संगठित, बहुत सोच समझ के कार्य करता था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब इसके कार्य बहुत पुख्ता और मजबूत थे। जैसे अभी आप पश्चिमोत्तर में देखें, किला बनवाया है, उस किले से इतना बेनिफिट है कि कोई भी आक्रमण जैसे होता है उसे पहले ही ठोक देते हैं सब, बढ़ पावे कुछ दें। जब पहले शुरू में कुछ आ जाएंगे, मतलब अगर मतलब पहले तो आपका कोई दुश्मन है, आपको मारने आए और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले उसका मुंह कुछ थुर दें आप, जब थुरा गए ना ससुर तो यहाँ कहाँ से। यही बात है कि वो अब इसी समय देखिए केंद्रीय विभाग में दीवाने वजारत करता है, ये वित्त विभाग है, दीवाने वजारत। दीवाने अर्ज देखिएगा सैन्य विभाग, ठीक। दीवाने इंसा शाही सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय है, जो केंद्रीय खजाना का जो है ना आपका, तो दीवाने इंसा। दीवाने रसालत ये विदेश विभाग है, ठीक। दीवाने रसालत। दीवाने रियासत बाजार विभाग है, ये अलाउद्दीन खिलजी खुद बनाता है। दीवाने मुक्त खराज राजस्व विभाग है। दीवाने मुक्त खराज इसे कहते हैं जो बकाया वसूली के लिए बनाता है, दीवाने मुक्त खराज, ठीक। देख लीजिएगा, दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। वित्त विभाग है कि दीवाने वजारत वित्त। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, ठीक है। दीवाने इंसा शाही सचिवालय। दीवाने रसालत विदेश विभाग। दीवाने रियासत बाजार विभाग। दीवाने मुक्त खराज आपका राजस्व विभाग या वसूली विभाग। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य कार्य। यह पहला शासक था जिसने अस्थायी रूप से केंद्रीय स्तर पर सेना रखी थी और नगद वेतन दिया था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ भी पुख्ता काम है। अब मान लीजिए इसकी अस्थायी सेना है, मान लीजिए परमानेंट सेना न रहे तो सब सेना के लिए आपको युद्ध में इकट्ठा करने का टाइम लगेगा। ये 4,75,000 के करीब सेना अस्थायी रखता था। भैया नगद वेतन देता था, नगद। तो कौन नौकरी नहीं करना चाहेगा, कौन राजा के प्रति मरना नहीं चाहेगा। उसके लिए अगर मान लीजिए क्या होता था कि युद्ध होता था तो जैसे घोड़े और सैनिक रखे जाते थे, मतलब जागीर दे दी थी, वहीं रहते थे। तो क्या होता था कि बूढ़े घोड़े रहते थे, बूढ़ा मतलब सैनिक की जगह बूढ़ा आदमी चलाता था सेना में। तो ये चालाक निकला भाई, अलाउद्दीन खिलजी कहा कि पैसे देते हैं तो ऐसे थोड़ी रहेगा। तो चेहरा मतलब मैपिंग करना और घोड़े को दगवा दिया घोड़ा तो भाई सेम चीज़ वही जाएगी। तो देखिएगा मिलेगा सब। अलाउद्दीन खिलजी की कुल सेना आपका 4,75,000 थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक सुधार बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज नामक सैनिक केंद्रीय विभाग के तहत किया था। दीवाने हम लोग देखे थे, बलबन ने बनाया था, उसी को चलता था, क्योंकि वो सैन्य विभाग का एक पार्टिकुलर क्षेत्र था ना, उसमें सेना का विभाग सब कुछ सेना के हिसाब से चलता है। तो वैसा विभाग बनाना आपका सही पड़ता है, घाँच वाँच ना हुई, कहने का मतलब ठेठ भाषा में। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्पा और दो अस्पा की प्रणाली लागू की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अस्पा क्या है, एक सैनिक के साथ एक घोड़ा, 1+1। इसके लिए आपका 319.5 गुणे 12 कितना हो जाएगा ये, 1 मिनट थोड़ा जोड़ लें, रुकिएगा 1 मिनट। 19.5 गुणे 12 234 इन लोगों को देता है टका एक सैनिक को रखने के लिए। फिर जब दो अस्पा लागू करता है तो इसमें 78 और जोड़ देता है, मतलब 234 और आपका 78, 234 और 78 जोड़ेंगे 312 हो जाएगा। ये किसी के साथ चालाकी नहीं करता, ये देता है। देखिएगा लिखा है एक अस्पा पद्धति में सैनिक अपने द्वारा एक घोड़ा रखता था और इसमें 234 टका वार्षिक वेतन मिलता था। वार्षिक मतलब 234 मिलता था तो 19.5 आपका मासिक मिलता था महीने का, अर्थात 19.5 टका मासिक वेतन मिलता था, ठीक है। 2 अस्पा पद्धति में एक सैनिक को 2 घोड़ा रखना पड़ता था। फलतः अलाउद्दीन खिलजी ने अतिरिक्त घोड़ा रखने के लिए 78 टका वेतन अतिरिक्त दिया था, बताए थे अभी। अर्थात 234 + 78 312 टका आपका वार्षिक वेतन हो गया। ये 2 अस्पा में मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य
सैन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपका दाग और चेहरा हुलिया का व्यवस्था शुरू किया था। वही कि बुढ़वा न भेज दें क्या कहता है युद्ध लड़े खातिर, बस भाला उठावें, बस ऐसी से भाला हिले उन्हीं के लग जाए, मतलब कि राजे के ठोक दें। ठीक, तो वही इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व सुधार, देखिए क्या बहुत ज़बरदस्त है ये। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने भू राजस्व क्षेत्र में वास्तविक सुधार किए थे। मतलब उच्च भूमि के बारे में, उच्च भूमि कौन सी है, निम्न कौन सी है और मध्यम कौन सी है, उसी के हिसाब से कर भी लगेगा। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व क्षेत्र में मसाहत पद्धति कहते थे, मसाहत पद्धति लागू किया। इस पद्धति के द्वारा अपने समस्त राज्य की भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने माप जोख कराई थी। अब भूमि की उपजाऊ क्षमता के आधार पर भू राजस्व वसूला था। उपजाऊ क्षमता के आधार पर मतलब कि जिसकी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा है, उच्च भूमि, उच्च उपजाऊ भूमि, मध्य उपजाऊ भूमि और निम्न उपजाऊ भूमि, सबका तीनों बांट देता था, उसी के हिसाब से कर वसूला जाता था। और कर आपका नगद भी लेता था, नगद भी और अनाज के रूप में भी लेता था। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व वसूलने की अंतिम इकाई बिस्वा थी। जिसके पास एक बिस्वा खेत होता था वो भी देता था। ठीक है। भू राजस्व दर 50% मतलब हाफ के रूप में निर्धारित की गई थी। भू राजस्व कर को खराज नाम से जाना जाता था। वही मुक्त खराज आपका बकाया वसूली करने के लिए मुक्त खराज राजस्व विभाग था वो। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद के रूप में भू राजस्व को वरीयता दी थी, लेकिन अनाज के रूप में भी भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है, वरीयता दी थी, लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी खुम्स नामक लूट के भाग में 4/5 के रूप में स्वयं ग्रहण किया, जबकि 1/5 भाग अपने सैनिकों को बांटा, जबकि परंपरा के अनुसार यह 4/5 भाग सैनिकों में होता था और 1/5 भाग सुल्तान के पास होता था। लेकिन कहता है अलाउद्दीन खिलजी भाग था 4/5 हम रखा, ठीक, उल्टा कर देता है और जो थोड़ा हिस्सा सैनिकों में देता है। निरंकुश शासक था, निरंकुश। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, यह दिल्ली का पहला शासक है जिसने वस्तुओं के ऊपर मूल्य को निर्धारित करने व मूल्य को स्थिर करने, देखिएगा स्थिर करने, मूल्य को निर्धारित करने और मूल्य को स्थिर करने के लिए बाजार व्यवस्था लागू की थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था थी। ठीक है, जो इस समय देखेंगे हमारे गांव में पीडीएस सिस्टम है, वो वर्तमान में उसी निर्धारित बना है। वर्तमान में भी भारत में इस व्यवस्था को पीडीएस के रूप में देखा जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में बड़े पैमाने पर सेना रखी थी। टीचा देखें 4,75,000। और बड़े पैमाने पर सेना को वस्तुएं तभी उपलब्ध हो सकती हैं जब वस्तुओं के लिए चीज़ें मतलब निश्चित हो, निर्धारित हो। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए दीवाने रियासत नामक बाजार विभाग का गठन किया था। दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी बाजार अधीक्षक का पद भी बनाया था, जिसे मंडी अधीक्षक या गुहना कहा जाता था। गुहना वो फूल गुहना ना के लिए लला माला फूल के बनावे लगला, गुहना। अलाउद्दीन खिलजी इस पद पर सर्वप्रथम मलिक मकबूल की नियुक्ति की थी। मलिक मकबूल की, मलिक काफूर नहीं, वो तो उसका हिजड़ा सेनापति था। मलिक मकबूल ये बाजार नियंत्रक। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था का मुख्य केंद्र दिल्ली था, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू थी। अलाउद्दीन खिलजी वस्तुओं के बाजार को अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के बाजार को अलग अलग कर दिया, जैसे मसाला, वस्त्र, अनाज, घोड़े, हथियार की बाजार थे। सब अलग अलग बाजार थे सबके, मतलब अनाज का अलग, मसाला का अलग बाजार, अनाज का, घोड़ा का अलग, हथियार का अलग। ठीक। बाजार में कम तोलने पर अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर उसे पकड़ लेते थे। घघेला पकड़ लें भैया साहब, ये पकड़ लें तुरंत, और नियमानुसार दंड दिया जाता था। समझिए आप कि मान लीजिए आप
2 किलो सामान दे रहे हैं, आधा किलो कटौती कर रहे हैं, तो आधा किलो आपके शरीर से मांस काट के निकाल दिया जाता था। तो मांस कटवावे के हैं तो जा चोरी करा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का कई साहित्य में विवरण है मिलता है, जो उसके समय के साहित्य हैं और बाद के भी सब में उनका विवरण मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है। देखिएगा, साहित्यकार और लेखक जो हैं, इब्न बतूता बगल में जूता इनका रहला है, इसमें चर्चा मिलती है। आमिर खुसरो का खजाइन उल फुतूह है, इसमें चर्चा मिलती है। बर्नी का आपका तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, इसमें मिलता है। फिर आपका जो देखेंगे इसामी है, इसमें आपका फुतूस सलातीर है, इसमें मिलता है। सिराज का जो है आपका तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये इसी का है। ठीक, इनमें मिलता है। आमिर खुसरो देखिएगा, इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। पटियाली। आमिर खुसरो कुल 8 सुल्तानों के कार्यकाल देखा था और उनके दरबार में रहे थे 8 सुल्तान। उन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 12 प्रांत थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बलबन के पुत्र नासिरुद्दीन के साथ, मतलब अपने करियर जिसके लिए हम लोग पढ़े चले हैं, अपने भविष्य की शुरुआत बलबन का पुत्र नासिरुद्दीन के समय की थी। अमीर खुसरो ने रणथंभौर अभियान व चित्तौड़ अभियान के नेतृत्व किया था। अमीर खुसरो ने कई पुस्तकें लिखी थी। अभी अभियान मिलेगा, देखेंगे जब क्या होता है कि हमीर शासक हमीर रहता था, जो उसका नुसरत शाह रहता सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का, तो आक्रमण करता है जब रणथंभौर पे, तो उसको पहली बार हमीर देव ने मार दिया उसको, नुसरत को। तब दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी आता है और अमीर खुसरो आता है, तो उसका रणमल नाम का एक सेनापति आता है, जो जिसके पास चाबी रहती है किले की, उसको घूस दे के उससे चाबी ले लेता है। फिर सेना घुस जाती है, वहीं पे काट पीट के चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है, रणथंभौर पे कब्जा कर लेता है। आइए इसकी पुस्तकें देखते हैं। खजाइन उल फुतू, मिफ्ता उल फुतू, फिर आप देखेंगे नूह सिपिहत, फिर तुगलकनामा, किसका है ये? सब अमीर खुसरो का है। आशिका, लैला मजनू, किरान उस सादीन, ठीक है। इसामी की पुस्तक में पहली बार चरखा या करखा का वर्णन मिलता है, यह सूत काटने की मशीन थी। इसामी। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य अभियान देखिएगा, बहुत साम्राज्यवादी अभियान क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनका एक भाग उत्तर का है, एक भाग दक्षिण का है, ठीक है। समुद्रगुप्त के हिसाब से, जैसे समुद्रगुप्त की नीति थी कि उत्तर के भागों को और दक्षिण के भागों को अलग अलग मतलब नीतियों के रखा था, वही सेम डिट्टो पालन किया था अलाउद्दीन खिलजी, एक ग्रहण मोक्षानुसार। और आपका ये आपका जो मतलब जीत के अपने पास रख लेना। देखिएगा, लिखा है, सब मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर का अभियान जो पहला है, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को 2 भागों में बांटेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर का अभियान देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के ये अभियान समुद्रगुप्त के आर्यावर्त अभियान से प्रेरित थे, जो उत्तर भारत के थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के राज्यों की विजय करके इसको अपने साम्राज्य में का हिस्सा बना लिया था। इसमें कौन कौन से शामिल हैं आपके? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा के विजय की थी, ठीक है। ट्रिक इसकी क्या है? तो गुस्ची में से जार, ट्रिक मत याद रखिए, वैसे ही पढ़ लीजिए। गुजरात, रणथंभौर, आपका गुरची है जो, रणथंभौर आपका, और चित्तौड़, मालवा, देखिए गुजरात का 1297-98 में समय है, 97 समझिए। गुजरात का नाम इस समय गुजरात का जो शासक था इस समय रायकर्ण कहते थे, रायकर्ण, या इसे कर्ण सिंह कहते थे। कर्ण सिंह बघेल नाम था, रायकर्ण द्वितीय नाम से प्रसिद्ध था। जब आक्रमण करता है तो इसकी पत्नी का नाम कमला देवी है और इसकी पुत्री है आपका देवल देवी, ठीक है, देवल देवी। जब आक्रमण करता है, जब ये गुजरात पे आक्रमण करता है, उलुग खां और नुसरत खां,
तो देवल देवी के साथ राय कर्ण जो था, कर्ण सिंह बघेल, वो भाग के आपका देवगिरी में जाके छुप जाता है। फिर ये यहीं पे सब मलिक काफूर को खरीदते हैं 1000 दिनार में, जिसे 1000 दिनारी कहते हैं, और ले जाके अलाउद्दीन खिलजी के पास उसको देता है, मलिक काफूर को भी, और कमला देवी को भी दे देता है। तो कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर देता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात अभियान के लिए भेजा था। ठीक है, आगे देखेंगे। कर्ण सिंह बघेल पराजित होकर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी महाराष्ट्र भाग गया था। फिर इसी समय इसकी पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। ठीक है। इसी समय नुसरत खां ने एक हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। ये भी देख लिए हम लोग। कालांतर में मलिक काफूर ही आपका अलाउद्दीन खिलजी का जितने दक्षिण अभियान थे, सारे दक्षिण अभियानों का आपका संपन्न कराया था, इसका नेतृत्व करता था ये। रणथंभौर आपका समय काल 1299 से 1301 तक। रणथंभौर का शासक आपका हम्मीर देव, इसकी जो पत्नी थी रंग देवी बहुत खूबसूरत थी, जौहर कर ली बेचारी। अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खां नामक सेनापति इसी समय मारा गया था। जब भेजता है तो किला बहुत मजबूत था, बहुत सशक्त किला था, इसको भेद नहीं पाता और खुद मर जाता है, हम्मीर देव मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करके रणथंभौर के किले के किलेदार रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और हम्मीर देव को पराजित कर दिया। इसी समय रंग देवी ने जौहर कर लिया और अपना प्राण त्याग दिया। अगला है मेवाड़। 1303 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह थे, पत्नी इनकी पद्मनी थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो के साथ स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया था और राणा को पराजित कर दिया। फलतः इनकी पत्नी ने अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर प्रथा अपना लिया था। ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि अमीर खुसरो बताए थे और अलाउद्दीन खिलजी को पता कि राणा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मिनी है बड़ी खूबसूरत है, लल्लन टाप, बहुत खूबसूरत है। तो अब उनकी खूबसूरती को देखने के लिए वो अभियान कर देता है। जाके जब किले के बाहर बैठता है, आगे संदेश भिजवाता है, तो राणा रतन सिंह तैयार नहीं होते हैं, भाई हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। लेकिन पद्मिनी कहती हैं कि वो देखने के लिए कह रहा है, युद्ध करेंगे तो बहुत लोग मारे जाएंगे, धन की हानि होगी, तो देख लें, उससे कोई दिक्कत ना हो। तो राणा रतन सिंह क्या करते हैं, थोड़ी चालाकी करते हैं, तालाब के आगे शीशा लगवा देते हैं और वहीं इस पार आपका अलाउद्दीन खिलजी, उस पार वो थी, और शीशा में दिखा देता है, देख लेता है। फिर बाद में सलाह अड़ जाता है अलाउद्दीन खिलजिया, कहने लगता है अब तो भैया आपने खेला कर दिया, हमारे साथ खेला हो भाई, हम भी खेला कर भाई, तू ना देख बा तो फिर हम युद्ध करब। अब भाई युद्ध की नौबत आ गई, ये दिखाने के लिए राणा रतन सिंह तैयार नहीं होते हैं और युद्ध हो जाता है तो ये हार जाते हैं रतन सिंह। फिर वहीं पे आपका जौहर कर देती है पद्मिनी। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का यह साम्राज्यवादी अभियान था। इस अभियान के कारण रानी पद्मिनी की सुंदरता को भी माना जाता है। नोट देखिएगा, बड़ी अच्छी खासी नोट है ये। अलाउद्दीन खिलजी 1305 ईस्वी में मालवा के शासक महल्क देव को पराजित करके मालवा को भी अपने राज्य में मिला लिया था। दक्षिण भारत के अभियान देखिएगा, दक्षिण भारत का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण अभियानों को समुद्रगुप्त से प्रेरित होकर संपन्न किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों की विजय करके उनको उनके राज्य के शासकों को वापस कर दिया था और यही काम आपका अलाउद्दीन खिलजी करता है। सिर्फ उनसे टैक्स लेता था और आपका क्या करता था, अपने अधीन रखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने यही कार्य किया। एक मिनट आगे देखिएगा यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा शासक था जिसने उत्तर भारत से विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जबकि जलालुद्दीन खिलजी पहला था। देवगिरी का अभियान 1307। देखिएगा, देवगिरी का शासक
राजा जो था रामचंद्र देव, यह यादव वंश का राजा था और इस पे आक्रमण इसीलिए होता है कि कर्ण सिंह बघेल को और उसकी बेटी देवल सिंह को ये अपने पास संरक्षण करके रखता है। ठीक है, मलिक काफूर जाता है इनको ठोकने के लिए, ठोकेगा भी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर को या हजार दिनारी को यह अभियान संपन्न करने के लिए भेजा था। इसने रामचंद्र देव से समर्पण कराकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया और क्या कहते हैं, इनकी जो उसकी बेटी थी देवल देवी, उसको भी पेश करता है। और देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राय रायान की पदवी दी थी और नौसारी जो था गुजरात के पास, वहाँ का उसको जागीरदारी दे दिया था। नौसारी वही जहाँ दांडी यात्रा शुरू किए थे, मतलब ख़त्म किए थे गांधी जी। गुजरात में दांडी यात्रा जहाँ समाप्त हुई थी, नौसारी जिला वही। इसको राज करने के लिए गुजरात के नौसारी की जागीर दी थी, वही बता रहा था। इसे एक शाही छत्र भी प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी का यह अभियान साम्राज्यवादी अभियान था। इसी समय कर्ण सिंह बघेल की पुत्री देवल देवी को भी लेकर आपका मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया था। फिर देखेंगे होयसाल विजय, ये 1311 में समय इसका है। होयसाल राज्य कर्नाटक है होयसाल का स्थित है। इसकी राजधानी आपकी द्वार समुद्रम थी, द्वार समुद्र। यहाँ का जो राजा था बीर बल्लाल तृतीय था, याद रखिए तृतीय कैसे याद रखेंगे, 3 ठिल्ला अमरदे, 3 ठिल्ला तो थर्ड हो गया, सिंपल सा है, ट्रिक नहीं है, बस तरीका है। बीर बल्लाल तो कौन है, बल्लाल तृतीय। अब ये नहीं कि बीर बल्लाल तो आपका द्वितीय होगा, उसमें तो 3 ल हैं तो तृतीय है, मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस समय मलिक काफूर आक्रमण किया था, इसलिए 3 ल याद रखिएगा, 3 ल तृतीय वाला मलिक काफूर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर ने इसे भी पराजित करके समर्पण कर दिया था। ठीक है, तेलंगाना अभियान आपका 1309 से 1310 ईस्वी में, और तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था। इसने समर्पण स्वरूप अपनी एक प्रतिमा बनवाकर आपका अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत कर दी थी। इस अभियान से अलाउद्दीन खिलजी सेना मलिक काफूर ने संपन्न किया था और इसी समय प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा दिया था और यह हीरा आपका 320 रत्ती मतलब तोला का था और ये हीरा मलिक काफूर ले जाके अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। यहीं पे पांडे था, देखिए द्वार समुद्रम यहाँ है, ये द्वार समुद्रम है, यहाँ पे यहीं पे आक्रमण हुआ था। इसके बाद यहाँ पांडे थे, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ पांडे थे, यहाँ पे आक्रमण होता है। तो पांड्यों में 2 थे, एक वीर पांडे था, एक और था, तो दोनों के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो छोटा वाला भाई क्या करता है कि यहाँ से मलिक काफूर को यहाँ बुला देता है आक्रमण करने के लिए। यहाँ आता है तो मलिक काफूर यहाँ पे उसको हरा देता है। ठीक, जैसे मलिक काफूर जाता है तो यहाँ से भी हम पहाड़ी है, ये जब इसको हरा देता है तो ये यहाँ पे जाकर पहाड़ी में छुप जाता है और छुपने के बाद जैसे वहाँ से मलिक काफूर जाता है वापस आके फिर पांडे पे कब्जा कर लेता है। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पांडे राज्य ऐसा था जिस पर कभी कब्जा नहीं कर पाया था। देखिएगा, कोहिनूर हीरे का उल्लेख बाबर के समय से मिलता है और इसके बाद राजा रणजीत सिंह ने के समय का इसका पूरा उल्लेख मिलता है। सिख वंश के अंतिम शासक दलीप ने अंग्रेजों को दिया था। वर्तमान में ब्रिटिश राज मुकुट में सिंहासन में बहा गई है। पांड्य राज का अभियान 1311, ये बता रहा था मैं। पांड्य की राज्य की राजधानी मदुरई थी। ठीक है, यहाँ का शासक वीर पांड्य और लेकिन इसके छोटे भाई का नाम सुंदर था, वही नाम नहीं याद आ रहा था, सुंदर पांड्य था और इसने पांड्य राज्य के विभाजन की बात की थी। सुंदर जो था, ये बोला सुंदर बुलाता, सुंदर नाम सुंदर है और काम अति सुंदर है। अर्थात इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और इसी समय सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर को अपने भाई को पराजित करने का आपका बुलाया। यह दक्षिण भारत का पहला राज्य है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी का सुधार, ठीक है, सुधार देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने सुधारों को निम्नलिखित विभागों के अंतर्गत संपन्न किया था, जैसे दीवाने वजारत ऊपर सब देख चुके हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी वास्तुकला संबंधित
और अंतिम दिन इसके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के आंगन, इसे मकसूरा कहते हैं, का आकार बढ़ाया था। मकसूरा आंगन का आकार बढ़ाया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज खास नामक तालाब का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में दिल्ली में प्रसिद्ध स्थान है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में 1000 खंभा महल या 1000 सितूब महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमयते खाना मस्जिद के निर्माण किया था। जमयते खाना मस्जिद निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी और इसकी मृत्यु का कारण जलोदर पीलिया हो गया था। पीलिया रोग और ज्वर बुखार माना जाता है। पीलिया हो गया बेचारे, ढेर अति कदरा का हो। इसके बाद आता है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, 1316 से 1320 तक रहता है। ठीक है। यह खिलजी वंश का एक कमज़ोर शासक निकला। इसने अल इमाम और उल इमाम की उपाधि धारण की थी। ठीक है। देखिएगा, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने स्वयं को खलीफा पुकारा था। दूसरा अपने आप के खलीफा पुकार दिले। देख ला, एक तो सार खुदे कमजोर, दूसरे खलीफा अपने आप के बोला होता, हम खलीफा हैं। इसे स्त्री पुरुष दोनों की संगति पसंद थी। ला भैया, ये तो नया मामला चला था। यहाँ भी LGBTQ चला था। जिसे फ्रांस के प्रधानमंत्री है ना, उनका नाम है अटल गैब्रियल, वो होमोसेक्सुअल हैं। ये भी होमोसेक्सुअल हैं। दरबारी क्रियाकलापों से दूर रहता था। ठीक है। फलतः इसके बाद खुसरो शाह जो था 1320 में शासक बना, लेकिन यह भी एक अयोग्य शासक था। फलतः 1320 में खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की सत्ता स्थापित हो गई। तुगलकों का काल आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करिए, बटन को क्लिक करिए। यहाँ बटन आती है, उस बटन पर क्लिक करिए और आपका बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए और ज़्यादा शेयर करिए। आपका धन्यवाद रहेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।